हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2401, लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन एन एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। वी कॉल a subarray of nums nice if the bitwise end of every pair of element that are in different position in the subarray is equal to 0। तो एक एरे दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उसमें खाली। हमें एक सब एरे को नाइस कब बोलते हैं? जब उसमें जितने भी पेयर्स बन सकते हैं, अगर उनका उन सब का बिटवाइज एंड जीरो हो, देन उस पूरे के पूरे सब एरे को हम एक नाइस सब एरे बोलते हैं। रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे। तो एक एरे में मल्टीपल सब एरे होते हैं, तो हमें लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करना है जो कि नाइस हो। फिर डेफिनेशन दी गई है, अ सब एरे इज अ कंटीजियस पार्ट ऑफ एन एरे। नोट दैट subarray of length 1 are always considered nice। तो ये एक डिफॉल्ट केस है, जो वन लेंथ के सब एरे होंगे वो ऑलरेडी नाइस ही होंगे। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 1, 3, 8, 48 एंड 10 एक एरे है, जिसमें आंसर में बताया गया है कि लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे जो होगा वो होगा 3, 8, 48, जिसमें कि तीन पेयर्स बन सकते हैं, 3, 8, 3, 48, 8, 48, और तीनों का ही जो बिटवाइज एंड है पेयर्स का वो जीरो है। तो इसलिए इसका आंसर 3 है। कंस्ट्रेंट में बताया गया है एरे की लेंथ 10⁵ होगी, और जो वैल्यू है हर एक इंडेक्स पे वो लेस देन और इक्वल टू 10⁹ होगी। तो चलिए इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, जो हमारा कंस्ट्रेंट है, नम्स लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 10⁵। स्टार्टिंग विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जिसमें हम सब एरे पर हर एक सब एरे को प्रोसेस करेंगे और चेक करेंगे कि वो एक नाइस सब एरे है या नहीं। फिर जो भी लॉन्गेस्ट नाइस सब एरे में मिलेगा उसकी लेंथ को हम रिटर्न कर देंगे। टोटल सब एरे पे आइटरेट करने के लिए हमें एक आउटर लूप चाहिए होगा जो लेफ्ट पोजीशन को बता रहा होगा सब एरे की, और एक इनर लूप चाहिए होगा जो राइट पोजीशन को बता रहा होगा। फिर हम L2R सब एरे को इफ इट इज नाइस और नॉट ये फाइंड कर रहे होंगे। तो ये एटलीस्ट O ऑफ n स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही। इफ इट इज नाइस और नॉट, इसको भी शायद अगर हमें फाइंड करना होगा तो सब एरे के अंदर भी हमें आइटरेट करना होगा पेयर्स में। तो मान के चल सकते हैं कि ये भी एक O ऑफ n स्क्वायर कॉम्बिनेशन होगा। तो ओवरऑल अगर मैं रफ गेस निकालूं तो ये O n⁴ होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। वैसे पेयर वाइज आई गेस हम यहाँ पर भी पेयर वाइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स वैसे हम यहीं पर आउट ऑफ बाउंड जा चुके हैं अपनी लिमिट के। एटलीस्ट O ऑफ n स्क्वायर तो कॉम्प्लेक्सिटी है ही इसकी। अब 10⁵ इंटू 10⁵ का मतलब होता है नियरली 10⁻10 ऑपरेशन, जो कि एक सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। तो हम ये ब्रूट फोर्स अप्रोच तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स अप्रोच से बेटर अप्रोच हो सकती है या तो n log n, या फिर O ऑफ n सिंगल लूप में ही काम हो जाए। तो अगर मुझे अपने क्वेश्चन को O ऑफ n में लाना है, तो ऑब्वियसली जो इनर लूप हो रहा होगा या प्रोसेसिंग हो रही होगी उसको हटाना होगा मुझे। अब उसके लिए एक बार सिमुलेट कर लेते हैं कि एग्जैक्टली इनर लूप कर क्या रहा है। तो अगर मेरे पास एक एरे है नम्स 1, 2, 3, 4, अगर मैं इस पे 3 लेंथ का सब एरे ले लेता हूँ, क्योंकि 1 और 2 तो काफ़ी वैसे ही छोटे, 1 तो पहले से ही नाइस है और 2 में सिर्फ एक पेयर बनता है। तो अगर मैं फर्स्ट 3 लेंथ का सब एरे यूज करूं, तो ये 1, 2, 3 है, जिसमें कि 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इससे जो भी आंसर आएगा वो बता देगा कि ये नाइस सब एरे है या नहीं। देन मैं ये 3 लेंथ वाला एरे यूज करूंगा। तो ये होगा 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। सिमिलरली आगे तो नहीं होंगे 3 लेंथ के, बट
एग्जैक्टली हुआ क्या? अगर मैं देखूं, मेरी जो एक, तो ये जो पेयर था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो ये तो दोबारा प्रोसेस हुआ, है ना? और दो पेयर्स नए ऐड हुए और दो पेयर्स हट गए। अगर और ध्यान से हम इसको देखें, तो पहले विंडो कुछ ऐसी थी। विंडो में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम धीरे धीरे स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम की तरफ जा रहे हैं। बस हम पैटर्न देख रहे हैं कि क्या स्लाइडिंग विंडो यूज हो सकती है या नहीं। अब 1 2 3 से हमने ट्रांजिशन करा 2 3 4 में। जब हमने ट्रांजिशन करा तो ये वैल्यू तो हट गई और ये वैल्यू ऐड हुई। जब ये वैल्यू ऐड हुई तो इस वैल्यू ने दो पेयर्स और ऐड करे। जनरली बोलूँ तो दो पेयर्स नहीं, एन पेयर्स और ऐड करे। एन मतलब जो विंडो का साइज था, इसके इसको हटा के। तो 3 क्रॉस 4 एक नया पेयर इंट्रोड्यूस हुआ और 2 क्रॉस 4 नया पेयर इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब अगर मैं इन 2 और 3 को ए और बी ले लूं और एक नई वैल्यू सी, हमारी एक नई वैल्यू आ रही है जो कि दो पेयर बना रही है, ए एंड बी एंड, सॉरी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, है ना? मान के चलते हैं कि ये जो विंडो थी 2 3 की, ये एक नाइस सबेरे था, है ना? हो सकता है ना हो बट अभी मान के चलते हैं कि ये था। फिर एक नई वैल्यू ऐड होती है। क्या नाइसनेस जो थी सबेरे की वो कंटिन्यू करेगी या नहीं, वो डिपेंड करता है कि ये जो नई वैल्यू आ रही है, ये जो दो पेयर बना रही है। ये दो वैल्यू पहले ही थी और ये सबेरे नाइस था, ये वैल्यू आई, इसने दो पेयर और ऐड करे, ए एंड सी, बी एंड सी। अगर इन दोनों की वैल्यू भी जीरो है, तो मैं इस सी को, ए बी सी, इस सबएरे या इस विंडो को कंटिन्यू कर सकता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर ए कॉमा सी और बी कॉमा सी, मुझे एक एक करके पेयर चेक करने पड़े कि इक्वल्स टू जीरो है, तो ये तो अभी भी ऑफ एन ही है, इनर प्रोसेसिंग भी। हर एक विंडो के लिए मुझे हर एक वैल्यू जो ऐड होगी मुझे ऑफ एन टाइम्स रन करके देखना पड़ेगा। सही बात है। बट अगर मैं इस पेयर्स को अगर ऐसे लिख दूं, तो ये अभी भी सिमेंटिकली ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो हर एक पेयर की वैल्यू जीरो चाहिए ना। और अगर मैं और कर दूंगा इन सब का और मानूंगा कि ये जीरो आना चाहिए, तो बात तो सही है, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू वन होती तो यहाँ जीरो नहीं होता। ठीक है। अब मैंने अगर इसको ऐसा लिख दिया, तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर समथिंग। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर समथिंग क्या है? यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, तो ये सही होगा, क्योंकि ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्या है? ए और बी, ये आपकी जो विंडो है, करंट विंडो, उसके हर एक एलिमेंट का और है। यहाँ पर ए और बी इसलिए लिखा है क्योंकि उस विंडो में ही दो एलिमेंट थे। तो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूं, इफ वी हैव अ विंडो ए के सब एरे which is already nice, then adding a new element to the subarray can be possible if and only if विंडो के हर एक एलिमेंट का और, इसको मैं विंडो और बोलता हूँ, और जो नया एलिमेंट आने वाला है, न्यू एलिमेंट, इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा है तो इस न्यू एलिमेंट को मैं ऐड कर दूंगा और विंडो के और को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो ये तो हमें पता लग गया।
बट जरूरी तो नहीं हर बार जो न्यू एलिमेंट आए वो आपके ये वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करे। हो सकता है वो उसके ऐड होने से नाइस ना रहे सब एरे, कोई भी एक पेयर आपका नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर दे। तो मान लीजिए मेरे पास ए बी सी डी ई एक इतना नाइस था। अब मुझे एफ के लिए कैलकुलेट करना है और इसका विंडो और ये है। और जैसे ही मैंने विंडो और एंड एफ करा वो नॉट जीरो आया। तो उससे हमें इतना तो पता लग गया कि ये जो एफ है ये किसी न किसी एक वैल्यू के साथ नॉन जीरो बना रहा होगा। हम श्योर नहीं है किस वैल्यू के साथ बना रहा होगा क्योंकि हम तो सभी वैल्यूज के और के साथ चेक कर रहे थे। अब क्योंकि ये विंडो जो है आगे तो एक्सपेंड नहीं हो सकती, अगर मुझे इसको एफ को इस एलिमेंट में ऐड करना है तो मुझे उस एलिमेंट को हटाना होगा जो एफ से क्या बोल सकते हैं कंपैटिबल नहीं है, जो एफ से पेयर में जीरो बना रहा है। अब मुझे वो एलिमेंट ढूंढना होगा। एक तरीका है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं ए एंड एफ लूँ। अगर ए एंड एफ इक्वल्स टू ज़ीरो हुआ इसका मतलब है कि ये तो कंपैटिबल है, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी लूँ और ये आ जाए मेरा वन, तो मतलब हमें मिल गया कि ये कंपैटिबल नहीं है। तो मेरे को इतनी हटानी पड़ेगी अपनी, मतलब ये सब एरे हटाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है यहाँ से जो हम नया सब एरे एक्सपेंड करना शुरू करें वो और भी ज़्यादा वैल्यू दे। ये तो प्रोसेस हो चुके हैं ना पीछे के, और इसी सब एरे के साथ तो मैं एक्सपेंड कर नहीं सकता। तो स्लाइडिंग विंडो में इस टेक्निक को बोलते हैं श्रिंक करना। विंडो एक टाइम तक एक्सपेंड कर रही थी, अब हमें श्रिंक करना है क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को लेके हम एक्सपेंड कर रहे थे अब वो नहीं हो सकती फुलफिल, तो अब हमें श्रिंक करनी है। बट ए एंड बी इक्वल्स टू वन अगर आ गया तो क्या मैं और श्रिंक कर सकता हूँ लेफ्ट से? आंसर इज यस। मुझे नहीं पता, क्या पता सी भी कंपेटिबल ना हो, डी भी कंपेटिबल ना हो, ई भी कंपेटिबल ना हो, मुझे नहीं पता ना। तो अगर मैं लेफ्ट से श्रिंक करता हुआ राइट की तरफ देखता जाऊं तो मुझे हर बार पूरी की पूरी विंडो को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो लेफ्ट से श्रिंक करने में ओ ऑफ एन ऑपरेशन लग रहे हैं, तो मतलब श्रिंक का जो ऑपरेशन है वो ओ ऑफ एन है। हर बार ओ ऑफ एन टाइम ही चलाना पड़ेगा। क्या मैं इसको बेटर कर सकता हूँ? क्यों ना मैं राइट की तरफ से श्रिंक करना शुरू करूँ। मैं एफ को पहले ई से चेक करूँ। अगर ई क्रॉस एफ मतलब ई एंड एफ ही अगर मान लीजिए नॉन जीरो आ गया तो जब तक ई इस सब एरे में है तब तक एफ तो आ नहीं सकता। तो मुझे जैसे ही फर्स्ट नॉन जीरो पेयर मिलेगा मैं वहीं पर समझ जाऊंगा कि यहाँ से पीछे पीछे की जितनी विंडो थी ना सबको डिस्कार्ड कर देना है, उससे आगे नई विंडो बनेगी। तो अगर ई एंड एफ ही मुझे नॉन जीरो मिला तो अब नई विंडो में खाली एफ बचेगा और हम अपना जो विंडो और चलता आ रहा था उसको भी अपडेट कर लेंगे। वो हम रनिंग अपडेट कर लेंगे जब हम इधर से उल्टा लूप चलाना शुरू करेंगे। ठीक है। अगर ई करेक्ट था, ई एंड एफ जीरो था, तो मैं ई को अपनी विंडो में रखूंगा और अपने विंडो और में ई को रखूंगा। अगर डी भी था तो डी को भी रखूंगा, अगर सी नहीं था तो फिर यहाँ से मेरी ये विंडो बनेगी डी ई एफ। ये पूरा डिपेंड करेगा कि मैं हर एक पेयर को जब चेक कर रहा हूँ ना, एफ को ई से, एफ को डी से, एफ को सी से, है ना। अब इसमें भी वैसे वर्स्ट केस में ऑफ एन तक चल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें वर्स्ट केस में नहीं चलेगा, इसमें भी चल सकता है। बट जो लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम श्रिंक करेंगे ना उसमें हमेशा ही चलेगा। राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे उसमें किसी किसी पॉइंट पे चलेगा। किस पॉइंट पे चलेगा? जब एफ का नॉन कंपेटेबल पेयर है वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, जो कि बहुत रेयर है, ऐसा कभी मतलब बहुत कम होगा, हर बार नहीं होगा। तो हम राइट से श्रिंक करेंगे। अगर थोड़ा विजुलाइज में करा पाऊँ तो आपकी एक विंडो है जो ऐसे बढ़ रही है, सर्टेन पॉइंट पे जाके रुक जाती है। विंडो का एक और चल रहा है जो आने वाले एलिमेंट के साथ, जो जो नया एलिमेंट आता है उसके साथ एंड चेक करता है। अगर वो एंड जीरो नहीं है तो विंडो उल्टा श्रिंक करनी शुरू करती है।
जब वो श्रिंक करनी शुरू करती है हम वहां तक श्रिंक करते हैं जहां तक पेयर जीरो आ रहे थे एंड करने पे करंट एलिमेंट के साथ। जब करंट एलिमेंट के साथ हमें नॉन जीरो वाला पेयर मिल जाता है, अब हमारी विंडो यहाँ रुक गई। मान लीजिए इसके पीछे जितने भी थे सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया, अब मेरी ये नई विंडो है। थोड़ी ज़्यादा बड़ी विंडो बना दी। ये नई विंडो है, यहाँ पे मेरा न्यू एलिमेंट था। ये मेरा विंडो और है अब नया। और सिमिलरली हम, अगर हम लूप चला रहे होंगे पूरा, तो हम बीच बीच में या हर एक आइट्रेशन पे हम ये चेक कर लेंगे ये जो एल है और ये जो आर है इसकी लेंथ क्या है एग्जैक्टली विंडो की। विंडो का साइज क्या है, जो विंडो का साइज होगा वो हमारा बेस्ट आंसर होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस आंसर को हम मैक्सिमाइज करेंगे ओवर द पीरियड और लास्ट में उस आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में यही था। सबसे पहला ये जो प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की इसको देखना, अदरवाइज आप हर एक पेयर्स पे आइट्रेट करके ये निकाल रहे होंगे जीरो। अगर आपको हर एक पेयर पर आइट्रेट नहीं करना तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी आपको बताएगी कि आपको विंडो के और चाहिए, खाली आपको हर एक पेयर से चेक नहीं करना है, आप विंडो के और से खाली चेक कर सकते हैं। दूसरा, लेफ्ट टू राइट श्रिंक नहीं करना है वरना हमेशा ऑफ एन चलेगा। राइट टू लेफ्ट श्रिंक करना है और अपडेटेड विंडो और को विंडो और से एक्सचेंज कर देना है। और लास्ट में अपने विंडो के साइज को स्टोर कर लेना है। तो चलिए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जो हमने डिस्कस करा था उसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर लेते हैं, एल एंड आर। एल विल बी द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो एंड आर पे हम आउटर लूप को रन करेंगे। और एक हम जो विंडो के जो और को मेंटेन कर रहे थे उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं जीरो से। एक हमारा आंसर भी होगा जिसको हम एंड में रिटर्न करेंगे। देन हम आर पे आइटरेट कर लेते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ द एरे। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो करंट एलिमेंट आ रहा है, मान के चलते हैं यहाँ विंडो, अभी विंडो का साइज जीरो है बट कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा, वो एलिमेंट होगा नम्स ऑफ आर। क्या हम उसे उस विंडो में ऐड कर सकते हैं? उल्टा समझे, क्या हम करंट विंडो को एक्सपेंड कर सकते हैं? चेक इफ करंट एलिमेंट कैन बी एडेड इन द विंडो। फर्स्ट केस इफ यस, मतलब ये कब होगा? जब हमारा विंडो का जो और था और जो करंट एलिमेंट है उनके बीच में जो एंड है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। अगर ऐसा है तो मैं सिंपली ये जो विंडो का और था इसको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि अब ये जो हमारा नम्स ऑफ आर है ये हमारी विंडो में आ चुका है। एल्स अब हमें श्रिंक करना होगा विंडो को, क्योंकि कंपेटेबल नहीं है करंट जो एलिमेंट है। श्रिंक द विंडो फ्रॉम राइट टिल वी फाइंड द इनकम्पैटिबल एलिमेंट। अब उसके लिए मैं एल को इनिशलाइज कर देता हूँ आर से, क्योंकि अब हम राइट टू लेफ्ट श्रिंक कर रहे हैं तो हमारा एल जो होगा वो करंटली आर होगा। देन मैं श्रिंक करता करता थोड़ा लेफ्ट में जाता रहूँगा तो एल को भी अपडेट करता रहूँगा। न्यू विंडो और, क्योंकि अब हमारी विंडो चेंज होने वाली है तो न्यू विंडो और को इनिशलाइज कर लेते हैं नम्स ऑफ आर से, क्योंकि एटलीस्ट नम्स ऑफ आर तो विंडो में रहने वाला है जो नई विंडो हम बना रहे हैं श्रिंक करके। और फिर हम लूप चलाएंगे while l minus 1 is greater or equal to 0 and nums of l minus 1 and nums of r is equal to 0। तो मतलब करंट एलिमेंट जो r है और जो अभी राइट मोस्ट एलिमेंट है विंडो का, क्योंकि r जो एलिमेंट है वो तो विंडो का पार्ट नहीं है, तो विंडो का जो पार्ट है वो l माइनस वन है, क्योंकि l को हमने r से इनिशलाइज करा था। वैसे हम l को r माइनस वन से भी इनिशलाइज कर सकते हैं बट ठीक है कोई बात नहीं। अगर ऐसा है जब तक ये लूप चल रहा है तो मैं l माइनस इक्वल टू वन करूँगा और जो मेरा न्यू विंडो और है उसमें जो हमारा करंट l आया है उसको ऐड कर लूँगा। नम्स l माइनस वन को ऐड करना था, जो हमारा राइट मोस्ट एलिमेंट अभी हमने नई विंडो में ऐड करा है, क्योंकि मैं l माइनस इक्वल टू वन यहाँ खुद पहले ही कर चुका हूँ तो मैं सही एलिमेंट पे हूँ पहले ही। जब मैं इस लूप के बाहर आऊँगा तो मेरे पास एक विंडो होगी जो दोबारा से नाइस हो चुकी होगी।
तो इस वाले केस में तो बस एक्सपेंड कर देना है, इस वाले केस में हमें श्रिंक करना है। अल्टीमेटली विंडो नाइस होनी चाहिए। और हम ये जो विंडो और है इसको न्यू विंडो और से अपडेट कर देंगे। अब जो हमारी विंडो है वो हमेशा नाइस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें आंसर भी हर एक आइट्रेशन में अपडेट करते रहना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट है, एक आर एक एल, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स ऑफ द विंडो। और हमें +1 और करना होगा, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स अगर एल जीरो है और आर टू है तो एग्जैक्टली उसमें तीन एलिमेंट है, 0 1 2। तो टू माइनस जीरो इक्वल्स टू 2 +1 इक्वल्स टू 3। और हम यहाँ से आंसर को रिटर्न कर देंगे जब ये हमारा पूरा लूप खत्म हो जाएगा। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। न्यू विंडो और इज नॉट डिफाइंड। ओके, ओके स्पेलिंग गलत थी। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस तो चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं, रन टाइम भी काफ़ी फास्ट है। तो ये क्वेश्चन में यही था बेसिकली, दो मेजर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेकंड, विंडो जो श्रिंक होगी वो लेफ्ट टू राइट नहीं होगी, राइट टू लेफ्ट होगी। मैंने भी ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा है स्लाइडिंग विंडो में जिसमें विंडो श्रिंक होती है राइट टू लेफ्ट। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चंस को कैसे करा जाता है। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।